दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 10 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी आराशु किसने आरंभ की थी? कहीं कहीं आपको कुदी अराशु लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। कुदी अराशु ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। पेरियार ईबी पिल्लई या पेरियार ईबी रामास्वामी द्वारा यह शुरू की गई थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किया था। संवाद कौमुदी। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। अमृत बाजार पत्रिका संपादित की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन मिरर अखबार चलाया था। इंडियन मिरर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों हो जाती है? ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान इसलिए होती है क्योंकि ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, और सांस लेने में कठिनाई होगी तो श्वसन दर बढ़ जाएगी, जिससे जो है हमारा शरीर थकान महसूस करने लगेगा। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन सी केंद्रीय संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में कोलकाता में हुई थी, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद ही 1937 में यह मुंबई स्थानांतरित हो गई, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। यह बीमा क्षेत्र को विनियमित या जो है नियंत्रित करने के लिए इसका गठन किया गया था। बीमा क्षेत्र को विनियमित और उसका विकास करने के लिए। अगला ऑप्शन है आपका सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में 12 अप्रैल को यह स्थापित हुआ था। इसके बाद 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका काम है शेयर बाजार को नियंत्रित करना। शेयर बाजार को नियंत्रित करना। जो आखिरी ऑप्शन है ट्राई, जिसे अंग्रेजी में फुल फॉर्म है इसका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई का मुख्य काम दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिगोबियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, कार्बन टैक्स। पिगोबियन कर किसी निजी व्यक्ति या व्यवसाय के खिलाफ उन चीजों पर लगाया जाता है जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी खड़ी है और वह प्रदूषण ज्यादा कर रही है, जो कि समाज के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उस पर पिगोबियन टैक्स लगाया जाता है। इसलिए इसे कार्बन टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता अमोनिया की होती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। दोस्तों, अमोनिया को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसे कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में गैस के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जलीय रूप में इसे जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NH4OH। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब और ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो संकेत होता है, सूत्र होता है N2 होता है। यह रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अर्थात 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जब पृथ्वी के वायुमंडल में बात कर रहा हूं तो कुछ और बता देता हूं। जैसे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह सेकंड नंबर पर पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.95% अर्थात 21% लगभग पाई जाती है। इसके बाद में ऑर्गन है। ऑर्गन 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यह
0.36% पाई जाती है और नियॉन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में 0.002% पाई जाती है। नाइट्रोजन के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, खाद्य पदार्थों को ठंडा करने में, इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करके अमोनिया गैस भी बनाई जाती है। अब आगे आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहते हैं, N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड, और यह जो है लाफिंग गैस भी कहलाती है, लाफिंग गैस, जिसे हास गैस भी कहा जाता है हिंदी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए योग्य व्यक्तियों को अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त करता है, यह प्रावधान किस में है। तो ऑप्शन इसमें सही होगा अनुच्छेद 224। यहाँ ऑप्शन में देना भूल गया, A B C D, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, अनुच्छेद 224। इसमें जो है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो अपर न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 38 में दोस्तों राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है व्यवस्था करेगा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ करेगा, जिससे कि राज्य के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण निर्देशन, चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रखने की बात करता है। यहां मैं लिख देता हूं, चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, जो नियंत्रण संबंधी जो समस्त शक्तियां हैं वह चुनाव आयोग में निहित होंगी। इसमें कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप या कोई भी संस्था हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है अनुच्छेद 143, इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 देता है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल रिटन बाय हुम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल लिखी गई है टिम वॉकर के द्वारा, ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। दोस्तों यहाँ पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं यह 2024 में आई थी, तो द प्रिजनर ऑफ भोपाल भी 2024 में आई है। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर इसे पब्लिश किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की एक पुस्तक आई है 2024 में, सेव अमेरिका। सेव अमेरिका एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। और डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, आपको मैं बता दूं डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है अमेरिका की। और डॉक्टर एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं, भारतीय विदेश मंत्री, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स। व्हाई भारत मैटर्स, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाई भारत मैटर्स जो है डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। और डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह झाला द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह झाला के द्वारा, एक कंजर्वेशनिस्ट हैं। आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो दोस्तों इसका विभाजन 4 भागों में हुआ है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सी वाला सही है। आइए एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। जो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन है, या घाटी या नदी के आधार पर हुआ है। तो इन नदियों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पंजाब हिमालय की बात करें, जो सबसे पश्चिमी हिमालय है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विभाजन हुआ है 560 किलोमीटर की में यह फैला हुआ है, और इसका विभाजन करती हैं सिंधु
वह सतलज नदी के मध्य है। सतलज नदी के मध्य का जो भाग है वह पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, 560 किलोमीटर तक फैला है। उसके बाद में इसके पूर्व में पड़ता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं, कहीं कहीं कुमायूं, कहीं कहीं जो है कुमायूं लिखा रहता है, आप लोग देखिए। कुमाऊं हिमालय, इसकी जो विस्तार है 320 किलोमीटर तक है और यह सतलज नदी से काली नदी के मध्य है। सतलज से काली नदी के मध्य, ठीक। अब इसके पूर्व में पड़ता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, और इसका विस्तार 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला है। तीस्ता नदी के मध्य तक फैला है। और जो चौथा हिमालय है इसे असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। असम हिमालय है यह, और इसकी जो कुल रेंज है 720 किलोमीटर है और यह तीस्ता नदी से, तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य स्थित है। तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य इसका विस्तार है। अब तो ये हो गए जो है वेस्ट से ईस्ट के मध्य हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। यदि मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का, वह कितने भागों में किया गया है, तो प्रमुख रूप से यह 3 भागों में किया गया है। कहीं कहीं जो है ट्रांस हिमालय को भी शामिल कर लिया जाता है। आप लोग जो है कई किताबों में पाएंगे ट्रांस हिमालय भी शामिल है, लेकिन जो प्रमुख रूप से 3 हिमालय है उनके बारे में बता देता हूँ। जो सबसे उत्तरी है उसे हम लोग जो है महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री या बृहद हिमालय भी आपने पढ़ा होगा। और जो दूसरा हिमालय है इसके बाद का, इसके जो है दक्षिण में जो मध्य में स्थित है, वह हिमाचल श्रेणी का हिमालय है, जिसे लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। और जो सबसे दक्षिणी हिमालय है उसे शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, और इसे हम लोग निम्न या वाह्यतम हिमालय की संज्ञा देते हैं। अब आपने जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में 4 प्रादेशिक विभाजन हिमालय के देखे। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण 3 हिमालयों के विभाजन देखे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना की थी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जा रहा है। राजा राम मोहन राय को देख लेते हैं। एग्जाम में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का बहुत पूछेगा, तो देव समाज के बारे में पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसकी स्थापना यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन्होंने 1887 में की थी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बताता हूँ। जैसे राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का गठन किया था। और इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। इसके बाद में 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की। उसके बाद में 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। और इसके अतिरिक्त इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं इसको दोहराता हूं। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। अब आते हैं ज्योतिबा फुले पर। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1875 में। सत्यशोधक समाज 1875 में स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पुस्तक लिखी है गुलामगिरी और तृतीय रत्न। गुलामगिरी और तृतीय रत्न इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक प्रश्न और पूछ सकता है, इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बालिका विद्यालय की
कहीं कहीं आपको 1848 लिखेगा मिलेगा, कहीं कहीं 1851, ज्यादातर 1848 ही सही माना जाता है। आइए अगला प्रश्न अगला ऑप्शन देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के संबंध में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना यहाँ पर मैंने शायद 1875 बता दिया था। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में की गई थी। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसके अतिरिक्त इन्होंने पुस्तकों की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। जगह नहीं बचा है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को भी कहा जाता है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया था। आइए आगे चलते हैं। इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को तो पहली बात बाल दिवस मनाते हैं भारत में, इसे याद रखिएगा आप लोग, बाल दिवस। और विश्व में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। जो 2024 की विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। 2024 में विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना, ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप्स, यह थीम रखी गई थी। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों मई के प्रथम मंगलवार को। जो मई होता है इसका जो प्रथम मंगलवार होगा, इस बार मान लीजिए कि 6 मई को मंगलवार पड़ा है तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। पिछले वर्ष 2024 में जो थीम थी विश्व अस्थमा दिवस की, अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण थी। सशक्तिकरण विश्व अस्थमा दिवस की थीम थी, अस्थमा एजुकेशन एम्पावरमेंट। अब आते हैं ऑप्शन 3 पर, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को इसे मनाते हैं। और पिछली बार इसकी जो थीम थी स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों का संरक्षण, अंग्रेजी में प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। इसको लिखना थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेगा। अब लास्ट ऑप्शन पर देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम थी दोस्तों हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम हैज जनरेशन रीस्टोरेशन। ये इसकी थीम थी 2024 में। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 10 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।